नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून सचिवालय में आज धामी कैबिनेट की बैठक को लेकर एक खबर है। थोड़ी ही देर में अहम बैठक शुरू होगी। शिक्षा स्वास्थ्य पर कई बड़े फैसले हो सकते हैं। ओपनल कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी संभव है। 2:10 पर कैंप कार्यालय में कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है, जहां इस दौरान शिक्षा स्वास्थ्य परिवहन और आपदा प्रबंधन से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों पर चर्चा होगी। ओपनल कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। इसके बाद दोपहर 2:10 पर सीएम कैंप कार्यालय में शासकीय कार्यों में हिस्सा लेंगे। थोड़ी देर में बताया जा रहा है ये मीटिंग शुरू होगी, जहां पर कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि कौन कौन से वो प्रस्ताव होंगे जिन पर मुहर लगती हुई यहां पर नजर आएगी। थोड़ी ही देर में यह अहम बैठक जो है शुरू होने वाली है और सभी कैबिनेट के मंत्री जो हैं इसमें मौजूद रहने वाले हैं और उन्हीं के उपस्थिति में कई सारे ऐसे विषय जिस पर सरकार लगातार सजग बनी हुई है और विकास के मद्देनजर भी कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद उन प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। जनता के उत्थान के लिए लगातार सरकार जो है सजग बनी हुई है और ऐसे में धामी कैबिनेट की बैठक पर अब सभी की नजरें हैं कि आखिर कौन कौन से फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे, चाहे वो महिलाओं से जुड़े हों, युवाओं से जुड़े हों या फिर किसी अन्य पहलू से जुड़े हुए फैसले हों। लेकिन इतना तो तय है कि ये सभी विकास के मद्देनजर काफी अहम है और शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर कई सारे महत्वपूर्ण पहलू जिन पर विचार विमर्श होगा। कई सारे प्रस्ताव जिनमें कुछ अगर इम्प्रूवमेंट लगेगी तो उन पर बातचीत करने के बाद सहमति बनाकर उन पर मुहर लगाई जाएगी। इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी दीपिका जुड़ गई जानकारी के साथ। तो दीपिका, आज की इस बैठक को लेकर क्या कुछ पूरी सूचना है, किन मसलों पर इस दौरान चर्चा होगी, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक जो है 10:30 बजे का टाइम था, लेकिन अभी शुरू नहीं हुई है। और इसमें हम बात करें महत्वपूर्ण प्रस्तावों की तो शिक्षा समेत स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि हम देख रहे हैं अक्सर दुर्गम क्षेत्रों से ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आ रही है स्वास्थ्य को लेकर खास तौर पर, तो उसको लेकर के एक अहम प्रस्ताव इसमें आ सकता है और उस पर मुहर लग सकती है। इसी के साथ स्कूलों को लेकर, क्योंकि खबर ये है कि 5,000 से जो स्कूल जिसमें बच्चा 1 या 2 बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल, वो बंद होने की कगार पर है, उनको जल्द ताला लग जाएगा। तो इसको लेकर के भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है कि कैसे पलायन को रोका जाए, रिवर्स पलायन हो और जो स्कूल है हमारे सरकारी दुर्गम क्षेत्रों में वो बंद ना हो। इसी के साथ अगर बात करें उपनल कर्मचारियों की, उनको लेकर के भी एक बड़ा फैसला इस कैबिनेट में लिया जा सकता है और खासतौर पर जब त्योहारों का सीजन है तो किस तरीके से जैसे मिलावटखोर है वो मिलावट कर रहे हैं मिठाइयों में, अन्य चीजों पे, तो खाद्य विभाग से संबंधित फैसला जो है कैबिनेट बैठक में आ सकता है। और इसी के साथ रक्षाबंधन आने वाला है और ऐसे में परिवहन विभाग से संबंधित अहम फैसला इस बैठक में आ सकता है। महिलाओं को क्या कोई बड़ी सौगात मिल सकती है रक्षाबंधन के मौके पर? क्योंकि हमने देखा है तमाम राज्यों में बस सेवा जो है फ्री कर दी गई, क्या ऐसा इस राज्य में भी देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए इसकी घोषणा 2 दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर चुके हैं कि महिलाओं को अब से पिछली बार 1 दिन का जो मुफ्त बस फ्री सेवा है वो मिलती थी, लेकिन इस बार इस रक्षाबंधन में खास तोहफा बहनों को दिया है और 2 दिन बस जो है वो फ्री रखी गई है ताकि महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन जाने में और आने में दिक्कत ना हो। तो ये फैसला सरकार पहले ही ले चुकी है और इस कैबिनेट बैठक में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो महिलाएं हैं उनको लेकर बड़ा फैसला इसमें आ सकता है, उनको रोजगार से संबंधित बड़ा फैसला इसमें लिया जा सकता है। ठीक है दीपिका, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी तमाम जानकारी आपने साझा की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में आयोजित सशक्त बहना उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश की मातृशक्ति के बीच विश्वास और आत्मीयता का अनूठा रिश्ता देखने को मिला। मुख्यमंत्री धामी ने स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं से संवाद कर उनकी आत्मनिर्भरता की कहानियां सुनी। संवाद के दौरान डोईवाला की एक महिला ने सीएम धामी को प्रदेश की महिलाओं का बड़ा भाई बताया। वहीं पौड़ी गढ़वाल की महिला ने उन्हें गुरु का दर्जा दिया। डबल इंजन सरकार की योजनाओं से मिले आर्थिक संबल और मार्गदर्शन से महिलाएं आज मसाले, कैंटीन, बकरी पालन और हस्तशिल्प के जरिए लाखों का कारोबार कर आत्मनिर्भर बन रही हैं।
बढ़ेंगे आगे। आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी काफी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए दावा किया है कि उत्तराखंड में इस बार भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितनी भी बार सर्वे करा ले वह अपने ही सर्वे के आधार पर खुद को विजेता घोषित कर देती है, लेकिन जब जनता के बीच जाती है तो लोग उसे नकार देते हैं। महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि जनता भाजपा की नीतियों से खुश है और प्रदेश का युवा वर्ग सरकार के साथ खड़ा है। इस बार भाजपा पहले से भी अधिक प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। देखिए, कांग्रेस पहली बार तो सर्वे करा नहीं रही है। लगातार सर्वे में कांग्रेस ने अपने द्वारा सर्वे कराया, उसमें सही अपनी सरकार बताई, लेकिन जनता का सर्वे ये चुनाव में दिखाई देता है। और मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज़्यादा सीटों के साथ विजय हासिल करेगी और फिर तीसरी बार हम लोग उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे। खबर देहरादून से। पेट्रोल की बोतल संग टंकी पर छात्र चढ़ गए, जहां आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में छात्रों का उग्र हंगामा देखने को मिला है। 2.5 साल से अटके हैं परीक्षा परिणाम और ऐसे में छात्रों ने आत्मदाह करने की चेतावनी भी दे दी है। गणेश गोदियाल ने सरकार को घेरा। देहरादून स्थित उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में BAMS 2019-22 के बैच के छात्रों ने लंबित परीक्षा परिणाम और परीक्षाएं कराने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। विरोध के दौरान 3 छात्र हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए और आत्मदाह की चेतावनी दे डाली। छात्रों का आरोप है कि पिछले 2.5 सालों से उनके परिणाम अटके हुए हैं, जिससे उनका भविष्य अधर में लटका है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। चंपावत के लोहाघाट महाविद्यालय में विभिन्न समस्याओं को लेकर पिछले 8 दिनों से चला आ रहा ABVP का आंदोलन बेहद उग्र हो गया है। सोमवार को भूख हड़ताल के साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन की बेरुखी से आक्रोशित छात्र संघ अध्यक्ष शिखर वर्मा के नेतृत्व में छात्र नेता महाविद्यालय की छत पर चढ़ गए और आत्मदाह की चेतावनी दे डाली। इस हाई वोल्टेज ड्रामे से प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार मोयुद्दीन, SDM और पुलिस बल ने काफी मशक्कत की। बाद में पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समाधान का आश्वासन मिलने के बाद करीब 5 घंटे बाद छात्र छत से नीचे उतरे। हालांकि उनकी भूख हड़ताल अभी भी जारी है। जितनी पावर है उस हिसाब से हम लोगों ने एक ज्ञापन भेज दिया है। अभी मेल भेजा गया है जो इन्होंने MA सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एजुकेशन और हिस्ट्री में कार्य करने के लिए कहा है। उसका मेल यहाँ से जा चुका है। जो हमारे पास एसेट्स हैं उसकी डिटेल जा चुकी है। एक था कि BSc 6 सेमेस्टर में इनके काफ़ी बच्चों की जो बैक आई थी उससे रिलेटेड भी हम लोगों ने वहाँ से RTI की डिटेल मंगवा ली है। तो समझाएंगे नीचे उतारने का प्रशासन के लोग हैं हम सब मिलके, क्योंकि हम लोग तो इनके फेवर में ही है कि जो भी इनके डिमांड्स है वो हमारे हाथ से जितना हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी एम्प्लॉई हैं, हमारे हाथ में जितनी कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। छात्रों की कुछ समस्याएं हैं जो यूनिवर्सिटी स्तर की हैं, तो इसको लेके ये छात्र धरना दे रहे थे। इनमें से कुछ छात्र जो कॉलेज की छत पर चढ़ गए हैं, तो इस संबंध में इनको समझाया जा रहा है, वार्ता की जा रही है। जो भी इनकी समस्याएं हैं, प्राचार्य मैडम मेरे साथ खड़ी हुई हैं, उन्होंने सारे लेटर जो यूनिवर्सिटी को लिखे हैं इस संबंध में। अब अग्रिम कार्रवाई जो शासन निर्णय या जो भी उच्च अधिकारी निर्णय देंगे उस हिसाब से करेंगे। जी, जैसा भी अभी हमारे पूर्व शासन अध्यक्ष ऋतिक ढेगी ने बताया, सेम वही स्टेप है। अगर हमारी मांग को जल्द से जल्द नहीं पूरा किया जाता, हमारी 6 मांगे हैं। 7वीं मांग हमारी मॉडल फिजिक्स के बच्चों को एडमिशन, और 8वीं मांग हमारी है MA में जिन बच्चों ने ऑनलाइन किया है सभी को एडमिशन मिलना चाहिए। अगर जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो ABVP में छात्र संघ उग्र आंदोलन करेगा। हम सड़कों तक भी जाएंगे, हम शासन स्तर से जाएंगे, DM आवास तक भी जाएंगे, और हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम तब तक हमारे छात्र संघ के पदाधिकारी छत से नहीं उतरेंगे। हमें एक लेटर दिखाया जा रहा है जिसको कहा जा रहा है कि एक परफॉर्मा आ रखा है परफॉर्मा भरने को, मगर उसमें जो ये परफॉर्मा है, मैं सबको बता दूं कि परफॉर्मा हर साल आता है, हर साल उस परफॉर्मा में जाता है। कॉलेज से हर साल एक लेटर क्रिएट होता है, लेटर बन के वहाँ जाता है, मगर उस लेटर का कोई संज्ञान नहीं होता। तो सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ना हमारे छात्र नीचे आएंगे, ना हम अपनी भूख हड़ताल छोड़ेंगे। हमारा आंदोलन यूं का यूं ही चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, क्योंकि ये छात्र हितों की बात है और छात्र हितों के लिए विद्यार्थी परिषद खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। देहरादून में मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित बनाने के लिए प्रशासन ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR कार्य तेज कर दिया है। ऋषि पर्णा सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने अधिकारियों को पारदर्शिता और शुद्धता के साथ नोटिसों की सुनवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनॉमलीज या नो मैपिंग की स्थिति में
मतदाताओं को घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। डीएम ने ईआरओ को राजनीतिक दलों के साथ समन्वय बनाए रखने और बीएलओ कार्यों को नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरी और जमाखोरी रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी मशीनरी ने व्यापक जांच अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को 1 सप्ताह तक लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जबकि मंडलायुक्तों को इसकी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सोमवार को राज्य भर में खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला प्रशासन की टीमों ने दुकानों पर छापेमारी कर सैंपल भरे, एक्सपायरी सामान नष्ट कराया और नियम उल्लंघन पर दुकानदारों को नोटिस जारी किए। उत्तराखंड सरकार की गोल वैली योजना पहाड़ी क्षेत्रों में स्वरोजगार और पलायन रोकने का सशक्त माध्यम बन रही है। योजना के तहत ग्रामीणों को 30,000 रुपए का आसान लोन, मुफ्त मवेशी दिए जा रहे हैं, जिससे देहरादून के चक्राता समेत दूर दराज इलाकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो आईटीबीपी के साथ सीधे जुड़कर काम कर रहा है। आईटीबीपी किसानों से सीधे भेड़, बकरी और मछलियां खरीदते हैं और 48 घंटे के भीतर भुगतान सीधा खाते में आ जाता है, जिससे बिचौलियों का खेल पूरी तरह खत्म हो गया है। इच्छुक किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपनी सरकार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिले हैं वहाँ पर लोगों को रोजगार उत्पन्न हो, लोगों का कहीं ना कहीं पलायन रुके। और हम पहाड़ों में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं ले जा सकते। पहाड़ों में अगर आपको रोजगार उत्पन्न करना है, एनिमल हस्बेंड्री विभाग, दुग्ध विभाग, आपका फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, यही विभाग है, और होम स्टेज के माध्यम से टूरिज्म विभाग जो आपको रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। तो हमने गोट वैली प्रोजेक्ट इसी सोच के साथ 2023 नवंबर में शुरू किया। अभी तक हम 5,500 लोगों को ये यूनिट्स दे चुके हैं। सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है पूरा फायदा जनता को मिले इसलिए बनाती है, तो जनता की राय उसमें होनी चाहिए। देहरादून के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनोद चमोली और एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने आड़त बाजार का स्थलीय निरीक्षण कर जारी विकास कार्यों की समीक्षा की। नवीन आड़त बाजार का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसके बाद अधिकारियों को सितंबर माह तक हर हाल में भूखंड आवंटन की प्रक्रिया पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पार्किंग शुल्क तय करने, पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करने और एनएचएआई के साथ तालमेल बिठाकर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। एमडीडीए आड़त बाजार के व्यवस्थित विकास को प्राथमिकता दे रहा है, जिससे व्यापारियों और आम जनता को सहूलियत मिलेगी। चंपावत जिले के रोहाघाट क्षेत्र के बनतौली गांव में सोमवार शाम एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां एक विशालकाय देवदार का पेड़ अचानक टूटकर दुर्गा देवी नामक महिला के मकान पर जा गिरा। घटना के समय मकान के भीतर 2 परिवार मौजूद थे, जो पेड़ गिरते ही दहशत में आ गए। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि भवन को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। ग्राम प्रधान ने तुरंत हादसे की सूचना प्रशासन को दे दी है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द पेड़ हटाने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। ऋषिकेश नगर निगम ने बैराज कॉलोनी में शहर के पहले इंडोर बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ कर दिया। महापौर शंभू पासवान और क्षेत्रीय पार्षद अभिनव सिंह मलिक ने संयुक्त रूप से भूमि पूजन कर कार्य की शुरुआत की। इस इंडोर कोर्ट के निर्माण में पैरा खिलाड़ी और समाज सेवी नीरजा गोयल के लंबे प्रयासों की अहम भूमिका रही। महापौर शंभू पासवान ने कहा कि नगर निगम की प्राथमिकता युवाओं को आधुनिक खेल सुविधाएं देना है, ताकि खिलाड़ी मौसम की परवाह किए बिना नियमित अभ्यास कर सकें। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती मानसे हस्त प्रक्षालनार्थे करोड़वर्धनार्थे चंदनम समर्पयामि। नगर निगम ऋषिकेश का, हमारे महापौर जी का, नीरजा जी का, ये 2018 से मैं प्रयासरत थी बैडमिंटन कोर्ट के लिए कि ऋषिकेश में एक बैडमिंटन कोर्ट होना चाहिए, और इसके लिए मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज यहाँ पे बैराज कॉलोनी में बैडमिंटन कोर्ट बनने जा रहा है। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि पैरा बच्चों के लिए बैडमिंटन कोर्ट बन रहा है, जो कि डीएम सर ने आज से 6 मंथ पहले 65 लाख रुपए इस बैडमिंटन कोर्ट के लिए पास किए थे। हमारे महापौर जी ने बहुत ही सहयोग दिया। हमारे नगर निगम के जितने भी अधिकारी हैं
उनका मुझे पूर्ण सहयोग मिला है। तो मैं नगर निगम, प्रशासन, शासन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये अभिनव मलिक जी का वार्ड है, हमारे पार्षद है। तो यहाँ पे ये सिंचाई विभाग वालों से एनओसी लिया और आज ये इसका जो है हम लोगों ने पूजन किया यहाँ पे, और यहाँ पे वो जो है बैडमिंटन कोर्ट बनेगा। और ये है कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं और लोग हैं जो खेल के रुचि रखते हैं, उनको ये लाभ मिलेगा। मिर्जा गोयल एक खेल में भी है, महिला कोटा भी है, कई चीज़ें हैं, और वो चाहती भी है कि बच्चे जो खेलने वाले हैं, जो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए प्रयास करती है, भाग दौड़ भी करती है। नगर निगम इसमें एक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बनाने जा रहा है, और ये शहर का नगर निगम द्वारा निर्मित पहला बैडमिंटन कोर्ट होगा। और निश्चित तौर पे इस के बनने से युवाओं को खेल के प्रति जागरूक होंगे, और इसमें विकलांग जो छात्र हैं, युवा हैं, उनको भी आगे भविष्य में मौका मिलेगा, और बड़े लेवल पे वो यहाँ पर प्रैक्टिस करके स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे हमारे शहर का नाम रोशन कर सकेंगे। बहुत अहम भूमिका मिर्जा गोयल जी ने, जो समाज सेवी हैं, उन्होंने निभाई है। ऋषिकेश पुलिस ने 4 तस्कर दबोचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आधा किलो से ज्यादा चरस इनके पास से बरामद हुई है। भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त हुई है। तस्करी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ऋषिकेश में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का चाबुक चला है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 4 तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से आधा किलो से ज्यादा चरस, 40 लीटर कच्ची और पेटी देशी शराब और तस्करी में इस्तेमाल बाइक जब्त की गई है। कोतवाल यशपाल बिष्ट ने बताया कि पुलिस टीम ने सटीक सूचना पर आईडीबीएल कोल चक्कर के पास बाइक सवार 2 चरस तस्करों को दबोचा, जबकि दूसरी टीम ने श्रीराम टाइल्स वाली गली से शराब सप्लाई करने आए 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रुद्रपुर कलेक्ट्रेट बैठक में भारी हंगामा देखने को मिला है। बीजेपी कांग्रेस नेताओं में तीखी हाथापाई हुई है। विधायक शिव अरोड़ा धरने पर बैठ गए हैं। कांग्रेस नेता ठुकराल पर मुकदमा दर्ज हुआ है। एफआईआर के बाद ये धरना खत्म हुआ। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कलेक्ट्रेट सभागार में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में आयोजित एसआईआर समीक्षा बैठक हंगामे की भेंट चली। बैठक के दौरान कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच तीखी बहस के बाद गाली गलौज और हाथापाई की नौबत आ गई। रुद्रपुर से भाजपा विधायक शिव अरोड़ा और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता राजकुमार ठुकराल पर अभद्रता का गंभीर आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया और कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए। हंगामा बढ़ने पर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने राजकुमार ठुकराल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसके बाद भाजपाइयों ने धरना समाप्त किया। कमिश्नर के सामने, डीएम के सामने जिस तरह विधायक पर हमला हो रहा था, विधायक को गालियां दी जा रही थी, जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस अराजकता फैलाना चाहती है। एसआईआर का पहले दिन से कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? तो आज आपने देखा कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बात रख रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आज हमला हुआ, जिस तरीके से यहाँ गाली गलौज हुई, जिस तरीके से जान से मारने की धमकी दी गई और चढ़े लोग मारने को, आज लोकतंत्र कलंकित हुआ है, शर्मसार हुआ है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह के नेताओं का, तिलक राज बेहर का, राजकुमार ठुकराल का, उन नेताओं का जो गाली गलौज और अपशब्द की भाषा बोल रहे हैं। सरकारी बैठक है, एसआईआर को लेके बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। सभी लोग अपनी बात रख रहे हैं और किस तरीके से उन आपत्तिकर्ताओं को कांग्रेस के लोग धमका रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कांग्रेस का भी चरित्र है, राजकुमार ठुकराल जी का भी चरित्र है, कि जिस प्रकार से उनका अभी तक का चरित्र अपने दिमागी संतुलन को खोते हुए उन्होंने ये काम किया है। और साथ ही साथ चूंकि सरकारी बैठक में हुआ, एक प्रशासनिक बैठक में हुआ है जहां पर कोई उकसावा नहीं था, तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन का भी फेलियर है, उन्हें भी इस वाले मामले में कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हरिद्वार प्रेस क्लब सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन नीति पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा सिर्फ चुनावी खर्च बचाने से जुड़ा नहीं है, बल्कि देश के संवैधानिक ढांचे, राज्यों के अधिकारों और सरकारों की जवाबदेही से जुड़ा एक संवेदनशील विषय है। आलोक शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार
महंगाई, बेरोजगारी, किसान संकट और ध्वस्त कानून व्यवस्था जैसे मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे राजनीतिक कार्ड खेल रही है। साथ ही उन्होंने अंकिता भंडारी मामले पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा और धार्मिक मंचों के राजनीतिक इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग भी की। देखिए, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। किसी साधु संत का अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, किसी साधु संत का अपना इंक्लिनेशन किसी पार्टी में हो सकता है, लेकिन एक साधु संतों के मंच से लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए गलत शब्दावली का इस्तेमाल करना दुखद है। हम इसकी निंदा करते हैं। चंपावत के पर्वतीय क्षेत्रों में अब जहरीले किंग कोबरा की दस्तक से दहशत फैल गई है। सोमवार को चंपावत के चैकुनी बोरा गांव में आबादी के बीच एक विशालकाय किंग कोबरा घुस आया, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। लहराते किंग कोबरा को काबू में करने में वन कर्मियों के पसीने छूट गए। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। वन विभाग ने लोगों से अपील की कि वे ऐसा जहरीला जीव दिखने पर खुद कोई कदम उठाने से बचे और तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना पकड़ी नहीं, पकड़ो ना उससे।